लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने खूब सारा बात किया डायमेंशन के बारे में और डायमेंशन का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशन इस फोर्स का डायमेंशन m/L(T)⁻²⁻² होता है। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया कि डायमेंशन को लेकर करना क्या है। ओके, मतलब ये हमारे किस काम आने वाला है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन या डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हमारे पास टोटल 4 यूजेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 यूजेस के बारे में बात करेंगे जो आपके स्कूल के सिलेबस में है। इसके अलावा हम लोग इसमें 2 यूज और एक यूज और पढ़ेंगे जो आप जान के रखेंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव पार्ट में आपको आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं, एक एक इसका यूजेस देखते हैं और मैं साथ में ये भी मेंशन करते जाऊंगा कौन सा आपके स्कूल के सिलेबस में है और कौन सा आप लोगों के कंपटीशन के सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे पहला बता रहा है हम लोग को चेकिंग ऑफ डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, मतलब कोई भी इक्वेशन सही है या नहीं सही है आपको इस मेथड से चेक किया जा सकता है। तो जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सपोज आप लोग पढ़ते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सपोज इसका क्या गारंटी है, m इंटू ए ही होगा। कोई क्लेम कर सकता है ना कि ये m इंटू ए स्क्वायर भी हो सकता है, तो कैसे आप प्रूफ करेंगे कि नहीं f इज इक्वल टू m इंटू ए ही होगा। तो चलिए इसको हम लोग सेपरेटली देखते हैं। जैसे आपको पता है फोर्स का डायमेंशन होता है m/L(T)⁻²। डायमेंशन सेम हो गया, इधर का से ये है। इधर पर अगर मैं अलग से देखो, फोर्स का डायमेंशन है m, ओके, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L(T)⁻²। अब आप देखेंगे दोनों साइड का डायमेंशन देखिए सेम आ रहा है, मतलब ये वाला इक्वेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। ओके भाई, यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट का क्या मतलब है इसको मैं आपको थोड़ा देर बाद समझाता हूँ। ओके, अब मान लेते हैं सपोज हम लोग एक और इक्वेशन देखते हैं कि s इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिखा ut प्लस हाफ at²। ओके, अब यहां पर देखोगे फिर से वही बात आ रहा है, क्या ये इक्वेशन सही है? क्या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² ही होता है, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at³ होता है, या a²t² होता है? तो कैसे कंफर्म करें? तो आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पढ़ा था, उसमें बोलते थे कि किसी भी इक्वेशन के सभी साइड के सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए s जो है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा l। ओके, यहां पर देखेंगे ut का डायमेंशन, तो u क्या बताता है बताइए, स्पीड को बताता है, तो या वेलोसिटी को बताता है L(T)⁻⁻1, और साथ में t जो है उसके लिए हम लोग t लगाते हैं। और यहां पे देखोगे ये हाफ at² है, तो ये जो हाफ है, हाफ तो प्योर नंबर है, और आपको जैसे मैं बता चुका हूं कि प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब हम सीधा सीधा at² का डायमेंशन निकालेंगे। तो देखोगे at² का डायमेंशन, इसका डायमेंशन तो यहां पे ले लिया, at² का डायमेंशन, तो at² का डायमेंशन में a का डायमेंशन हो जाएगा L(T)⁻², और t² का डायमेंशन हो जाएगा t²। ये हो गया इस पार्ट का डायमेंशन, है ना, ये जो पार्ट है इसका डायमेंशन हो गया। अब अगर आप लोग देखेंगे सबका डायमेंशन को अगर चेक करो तो देखिएगा यहां से ये बन जा रहा है, इसका डायमेंशन हो जा रहा है L(T) का L कट गया तो L बच्चा, यहां पर L ही रहेगा, इसमें T⁻⁻1 और T कटा तो बच गया क्या बताओ, L। और अब यहां पर देखिए T⁻⁻2 और t² कटा तो क्या बचेगा बताओ, यहां पर भी L ही बचेगा। तो देखिए सभी टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है, मतलब ये इक्वेशन सही है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा गलती हो सकता है कि अगर आप ये क्लेम कर देते हैं कि कोई एक ऐसा कोई बंदा आके क्लेम करता नहीं s इज इक्वल टू ut प्लस 1/3at² है, तब आप कुछ नहीं कर सकते, तब आपके पास कोई तरीका नहीं रहेगा कि इसको आप कंफर्म कर सकते, क्योंकि डायमेंशन का एक सबसे बड़ा एक लिमिटेशन रहता है कि वो
कांस्टेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकता, कांस्टेंट के करेक्टनेस को चेक नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने बताया चेकिंग ऑफ डायमेंशनल करेक्टनेस, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट कोई कांस्टेंट कितना ऐड होगा सबट्रैक्ट होगा वो हम नहीं बता सकते। मतलब डायमेंशनली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं हाफ mv², सपोज मैं हाफ mv² लिखता हूं, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैं 1/4 mv² लिखता हूं, तो दोनों ही फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही ये कांस्टेंट वाला जो पार्ट है इसके बारे में डायमेंशन हमारा नहीं हेल्प कर सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। अब ध्यान से देखना, मैं अभी आपको कुछ पढ़ाते हुए आपको कुछ बातें बताते जा रहा हूं, तो इसलिए सबसे पहला काम आपका अभी यही बन जाता है, या होमवर्क ये बन जाता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो चलिए मैं देखना चाहूंगा इस लेक्चर के तुरंत बाद कितने बच्चे मुझको इसका रिप्लाई करते हैं या इसका मुझको होमवर्क भेजते हैं। ओके, चलिए, तो ये था हम लोग का चेकिंग ऑफ द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। ये था इसका पहला यूज। ओके, इसको बहुत फ्रीली आप यूज कर सकते हैं सब जगह पर। मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम इसको यूज करेंगे प्रॉब्लम बनाते समय। तो चलिए इसके नेक्स्ट हम लोग का एप्लीकेशन में चलते हैं, और वो एप्लीकेशन कैसा होगा देखते हैं। अगला है डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब हम लोग किसी भी मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे या उनके रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहूंगा। ये बेसिक फंडामेंटल मैथ्स का पार्ट है, लेकिन क्योंकि हम लोग मैथ्स में थोड़ा बहुत कुछ चीजें बचपन में पढ़े हुए चीजों को भूल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर एक चीज को थोड़ा समझेंगे आप लोग ना, कि मैं अगर कभी लिखता हूं कि a इज प्रोपोर्शनल टू b, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है a b पर डिपेंड करता है। अब इसका भी क्या मतलब होता है, थोड़ा सा और क्लैरिटी लाते। बोलोगे सर a प्रोपोर्शनल टू b का क्या मतलब होता है, और दूसरा मैंने बोल दिया a इज इक्वल टू b का क्या मतलब, क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं, दोनों एक ही चीज नहीं होता है। तो फिर क्या है ये? तो मैं आपको कुछ ऐसा समझाता हूं कि सपोज मेरे पास ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मैं आप लोगों को सपोज मैं बच्चों को पार्टी देना चाहता हूं, और सबको मैं बोला कि आज तुम लोग को मैं समोसे खिलाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं 10 स्टूडेंट हैं। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? 10 स्टूडेंट्स है मेरे पास। अब मैं 10 स्टूडेंट्स को क्या कर रहा हूं यहां पर कि मैं उनको भेज रहा हूं, उनको मैं समोसा खिलाना चाह रहा हूं। तो मेरे पास कोई एक स्टूडेंट है, सपोज उस स्टूडेंट का नाम है मान लेते हैं एक्स। ओके, नहीं एक्स मजा नहीं आएगा, हम लोग मान लेते हैं हम लोग के उस स्टूडेंट का नाम है थॉर। ठीक, हमारे स्टूडेंट का नाम है थॉर। मैंने उस स्टूडेंट को बोला कि चलो एक काम करो, तुम ना जाके सबके लिए समोसा ले आओ, 10 स्टूडेंट के लिए समोसा ले आओ। तो मार्केट में गया, जाके अचानक उसको याद है 10 स्टूडेंट के लिए तो बोले हैं, लेकिन कितना कितना लाना वो नहीं बोले। तो मैं अगर उसको बोलता हूं कि एक काम करो, तुम ना 10 स्टूडेंट्स के लिए, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला तुम इतना समोसा ले आओ कि हर एक के लिए 2-2 समोसा हो। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा, मतलब वो पहले तो ये डिसाइड करेगा नंबर ऑफ समोसा, नंबर ऑफ समोसा ओके डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात क्लियर है कि नहीं है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब जितने ज्यादा स्टूडेंट्स बढ़ेंगे समोसा भी उतना बढ़ेगा। लेकिन देखो यहां से ये नहीं समझ में आ रहा समोसा कितना लाना है। तो सपोज यहां पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ समोसा इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट 10। तो क्या इसका मतलब क्या 10 समोसा हो रहा है? नहीं, एग्जैक्टली नहीं। आप बोलोगे सर नहीं, आपने तो ये नहीं बताया सर हर एक बच्चे को कितना मिलेगा। अब मैं बोलूंगा कि हर एक बच्चों को 2 समोसा मिलेगा, तो आप क्या करोगे, यहां पर 2 into 10 कर दोगे तो नंबर ऑफ समोसा कितना आ जाएगा 20। अगर मान लेते मैं बोलूंगा हर एक बच्चे को मैं 3-3 समोसा दूंगा, तो आप क्या करेंगे 3 into 10 30 हो जाएगा नंबर ऑफ समोसा। मतलब हमारा नंबर ऑफ समोसा अभी भी एक चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हर एक को कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी सेंस में अगर मैं बोलता हूं हर एक को क्या मिलने वाला 2-2 समोसा, तो आप लिख लोगे दैट इज नंबर ऑफ समोसा
समोसा इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा 20 समोसा। अब देखिए ये वाला चीज एक कांस्टेंट है। अगर मान लेते हैं मेरे पास, अगर मान लेते हैं 15 बच्चे होते, अगर मेरे पास 15 बच्चे होते तो मैं क्या करता, यहां पर 15 कर देता, इसको चेंज करता, क्या मैं बोलता नहीं हर एक बच्चों को मैं 2-2 समोसा खिलाऊंगा, लेकिन मेरे पास 15 स्टूडेंट्स है तो क्या करता है 2 इंटू 15 मतलब 30 हो जाता। अगर मैं बोलता नहीं मेरे पास 50 बच्चे हैं तो मैं क्या करता 2 इंटू 50 इंटू मतलब 100 हो जाता। मतलब ये वाला चीज क्या है, देखो कांस्टेंट है। मतलब क्या हो रहा है कि जब कभी भी ऐसा डिपेंड होने वाली बात करते हैं ना, तो उसमें उसको इक्वलिटीज में या इक्वेशन साइन लगाने के लिए आपको एक कांस्टेंट का लगाना जरूरी होता है। तो मतलब क्या हो गया, अगर मैंने a इज प्रोपोर्शनल टू b लिखा तो इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू b। इसका कहीं से भी सेंस ये नहीं बनता कि a इज इक्वल टू b होगा। इसका मतलब होता है कि a b पर डिपेंड करता है। और जैसे कि यहां पर मैंने 2 को एक मल्टीप्लाई किया था एक फिक्स्ड वैल्यू को, तो यहां पर भी जरूर कोई एक फिक्स कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू क्या लिखेंगे b लिखेंगे। ओके, तो ये होता है हम लोग का प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, जो आप लोग बेसिकली बचपन में क्लास 7-8 में जब रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर वगैरह पढ़ते हैं तब आपको पढ़ना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम बहुत समय पहले पढ़े रहते हैं तो हमारे दिमाग से ये बातें निकल जाती है। तो मैं इसका बहुत फ्रीली यूज करने वाला हूं, तो आप प्लीज इसको समझेंगे कि कैसे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को निकालेंगे। ओके, तो चलिए इसके लिए कुछ देखते हैं क्या तरीका यूज किया जा सकता है और कैसे हम लोग इसको समझेंगे। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज किसी ने बोला हमको कि एक क्वांटिटी होता मोमेंटम। अब ये बोलता है कि मोमेंटम जो है ना, वो देखा गया है कि मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहां पे मैंने डिपेंड करता वर्ड यूज किया। अब डिपेंड करता का क्या मतलब होता है, तो देखिए डिपेंड करता का मतलब होता है कि वो कैसे, मतलब जैसे अभी मैंने आप लोगों को प्रोपोर्शनल की बात किया, वही सेंस होता है डिपेंड करने वाला। अब सवाल उठता है कि डिपेंड को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करें। देखिए डिपेंड्स को एक्सप्रेस करने का तरीका ऐसा होता है कि आप उसमें देखिए आप उसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कहीं आपने सुनने में आया यार मोमेंटम जो है ना वो ना डिपेंड करता है फोर्स जो मास है उस पर और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं से सुनने में आया तो चलो उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या डिपेंड करता है, क्या मोमेंटम, मैं मोमेंटम पी के लिए यूज कर रहा हूं ना, ध्यान रखेंगे। तो मोमेंटम पी जो है वो डिपेंड करता है मास पर। लेकिन देखिए ये मास पर डिपेंड करता बोल तो दिया हूं, लेकिन ये क्या डायरेक्टली डिपेंड करता मास पर? हो सकता है मास के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता हो सकता है मास के क्यूब पर डिपेंड करता हो सकता है मास का स्क्वायर रूट पर डिपेंड करता हो, नहीं पता किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या ले लिया है, यहां पर m का पावर x ले लिया है। मतलब मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल डिपेंड ऑन द मास, और मास का स्क्वायर क्यूब या स्क्वायर रूट या 3/2 क्यूब रूट कुछ नहीं पता अपने को, तो हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। ओके, अच्छी बात है। दूसरा चीज ये सुनने में आया था कि जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है हमारे पास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब जैसे वेलोसिटी बोला तो वेलोसिटी का क्या, स्क्वायर क्यूब या पावर 1 पावर हाफ पावर क्यूब रूट, जो भी चीज बोले आप लोग उसके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं पता तो y लगा दो। अब ये दोनों पे डिपेंड करता है तो क्या हो जाएगा बताओ, P दोनों पे डिपेंड करता है तो इस P डिपेंड्स ऑन क्या लिख देंगे हम लोग, m का पावर x v का पावर y। हो गया। अब यहां से अगर मेरे को आपने अभी मैं कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है तो आप क्या रखते हैं, उसमें कांस्टेंट रखते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक कांस्टेंट रख देंगे। तो जैसे ही कांस्टेंट रखेंगे मतलब P विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट K m टू द पावर x एंड v टू द पावर y। राइट, नाउ आगे देखते हैं। अब देखिए देखा जाए तो यही हमारा फॉर्मूला है। बोला सर ये कैसा फॉर्मूला, सर ये तो बहुत कठिन फॉर्मूला है। हाँ आपने सही बोला, बस इसमें क्या क्या चीज के लिए कठिन आपको लग रहा है। पहला चीज जो कठिन लग रहा है बोलोगे सर ये के का क्या करें। ओके, पहला बात हो गया। दूसरा बात सर ये एक्स और वाई तो हम लोगों ने रैंडमली ले लिया है, ये एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा।
तो सबसे पहला चीज, ये जो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, हमारा सबसे पहला लिमिटेशन मैं आपको बताया था कि डायमेंशनली आप कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो फिर कैसे करेंगे? तो हम लोग तो सबसे पहला चीज, इसमें डायमेंशनली कांस्टेंट के बारे में कोई बात नहीं किया जा सकता, और कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, या फिर उसको दूसरे मेथड से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बट डायमेंशनली हम लोग इसको नहीं निकाल सकते। अब x और y का क्या करें? हाँ, x और y का वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? ये बोलता है कि किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड के सभी टर्म का डायमेंशन सेम होता है। अच्छी बात है, अगर ऐसा बात है तो हम लोग वैसे ही लेके चलते हैं। तो मतलब p का डायमेंशन लिख लेते हैं, तो p मोमेंटम है, मोमेंटम का डायमेंशन लिख देते हैं हम लोग mlt का पावर -1। सपोज हमको पता है, ये तो पता है, आपको याद रखना है, इज इक्वल टू के एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नहीं पता, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक प्योर नंबर है, प्योर नंबर का हम लोग डायमेंशन नहीं पता तो बता भी नहीं सकते डायमेंशन, तो लिव इट। अब m का पावर x, m मतलब मास, तो मास का पावर x मतलब इसका पावर डायमेंशन में क्या लेंगे? x लिखेंगे। यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे l t का पावर -1 का पावर y। अब थोड़ा सा यहां से अपन जमाते हैं m, ओके, यहां से m आ गया। दूसरा देखोगे यहां पर m से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से m l t का पावर -1, ये हो गया। यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा m का पावर x, l का पावर y एंड t का पावर -y। ब्रैकेट को खोल दिया आप लोगों ने, और इस तरह से हम लोग पावर को ये कर लिया। अब आप देखेंगे यहां से कि दोनों तरफ का डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशनली सेम होना चाहिए। तो अच्छी बात है, जब दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ का डायमेंशन को सेम करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में m का पावर क्या है 1, और राइट साइड में m का पावर क्या है x, तो मतलब दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो मतलब यहां से तुरंत आपको समझ में आ गया x का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा। उसी तरीके से मान लेते हैं, देखोगे l का पावर यहां पर कितना है 1, यहां पे l का पावर कितना है देखो y, तो यहां पर दोनों साइड के l का पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मतलब यहां पर y है, यहां पर 1 है, तो मतलब आपके पास तुरंत आ गया y इज इक्वल टू 1। तो बस आपको x और y का वैल्यू निकालना था, तो इसलिए तीसरे का आप यूज करने की जरूरत ही नहीं अपने को। तो देखोगे आपने x और y का वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। बस यही तो निकालना था अपने पास। तो हमारे पास अब फाइनली जो रिजल्ट आया, इक्वेशन p इज इक्वल टू के m का पावर x मतलब m का पावर 1 और v का पावर y मतलब v का पावर 1। तो हमारे पास ये आ गया एक फॉर्मूला मोमेंटम के लिए, ये बन गया हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा लिमिटेशन दैट इज कि आप k का वैल्यू को डायमेंशनली नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए दूसरा मेथड होता है, वो हम लोग यहां पर यूज नहीं करें। बाद में हम लोग लिखते समय जनरली लिख देते हैं एक्सपेरिमेंटली वी नो दैट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। सो बाजू में आप बाद में लिख देते हैं एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू 1 निकला है, देयरफॉर p इज इक्वल टू mv, और ये एक्चुअल फॉर्मूला है इसका, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। बात समझ में आया अपने को? तो चलिए एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिससे हम लोग समझेंगे किस प्रकार से हम लोग रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल 2 देखिए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला थोड़ा बनाते हैं। क्या होता है ना, एक सिंपल पेंडुलम, आपने सुना होगा। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? कुछ नहीं, एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है, एक हुक होता है। उस हुक में हम लोग क्या करते हैं, एक थ्रेड को लगा देते हैं, और थ्रेड के साथ एक बॉब को टंगा देते हैं। बॉब मतलब एक छोटा सा बॉल को टंगा देते हैं, एक स्टोन भी हो सकता है, बॉब भी हो सकता है। इसको जब आप इसको अपने पोजीशन से हटा के छोड़ देते तो ये इस प्रकार से ऑसिलेट करता है। ओके, और ये जो ऑसिलेशन होता है, ये एक बार जो ऑसिलेट करता, मतलब ये मान लेते हैं यहां से आपने छोड़ा और ये ऐसा गया और फिर से यहां पर वापस आया, इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। एंड द वैल्यू ऑफ वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ओके, अब ये देखा गया है कि हमको एक फॉर्मूला निकालना है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम किस प्रकार से कैसे डिपेंड करता है। तो यहां पर फिर से हमने पास आता है कि ये यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो बॉब के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोला जाता है। तो ये बोलता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो पहले मैं लिख देता हूं टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड
जो होता है उसको मैं कैपिटल टी से एक्सप्रेस करता हूं। ठीक है, समझ रहे हो चीजों को। लेंथ ऑफ द पेंडुलम को लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम को मैं यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं एल से। तो ये देखा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम जो होता है वो डिपेंड करता है। तो देखिए फिर से मैंने यहां पर डिपेंड वर्ड को यूज किया। तो डिपेंड वर्ड को यूज किया मतलब क्या लिखेंगे, टी डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर बोलता है, डिपेंड करता है लेंथ पर। लेकिन लेंथ पर क्या, लेंथ का पावर एक्स, मतलब लेंथ का पावर 1, लेंथ का पावर 2, लेंथ का पावर 3/2, लेंथ का पावर 1/2। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। यह भी देखा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ द जो पेंडुलम होता है वो डिपेंड करता है उस जगह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू जी। बट यहां पर भी वही बात आ जाता है कि टी का पावर क्या, तो जी का पावर क्या, सॉरी टी का पावर नहीं, जी का पावर क्या, तो वाई लिख लेते हैं हम लोग। तो अगर आप दोनों रिलेशंस को आप क्लब करोगे तो यू विल गेट टी इज प्रोपोर्शनल टू एल का पावर एक्स, जी का पावर वाई। अब यहां से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए आपको पता है हमेशा एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो क्या लिखते हैं, के एल का पावर एक्स, जी का पावर वाई। हमारा फॉर्मूला डिराइव सीधा सीधा हो चुका है। बोलोगे सर यही फॉर्मूला है, एकदम सही है, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि एकदम ये फॉर्मूला है। बस हमारे पास एक ही चीज की जानकारी की कमी है इसमें, दैट इज कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, और k का वैल्यू तो पता है हमको, डायमेंशनली नहीं निकाल सकते। तो k को छोड़ दो, k को k के फॉर्मेट में ही रहने देंगे। ओके, हमारा अब टारगेट रहेगा कि किसी तरीके से x और y का वैल्यू को निकाला जाए। तो x और y के वैल्यू को निकालने के लिए फिर से हम लोग को वही डायमेंशनल का जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं उसी को हम लोग यूज करेंगे इसके वैल्यू को निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे इसके बारे में समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड का डायमेंशन जो होता है वो सेम होता है। तो t तो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन तो t ही रहेगा, है ना, टाइम पीरियड क्या रहेगा, t ही रहेगा अपने पास। ओके, अब यहां से अपने पास दिस इक्वल टू k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उसको छोड़ दो। l जो लेंथ को बताता है तो इसको l का पावर x ही रहने दो। और यहां पर g को मैंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए इतना लंबा चौड़ा नाम है लेकिन फाइनली वो एक्सेलरेशन को ही बताता, मतलब ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन है ये। एक्सेलरेशन अगर है तो इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, एल टी का पावर क्या लिखेंगे, -2। देखिए आपको याद रहना चाहिए, सारे डायमेंशन टिप ऑफ द फिंगर होना चाहिए, तब हम लोग ये एप्लीकेशन को अपन यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, इससे हम लोग इसकी मदद से एक्स और वाई का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं हम लोग। यहां से तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखेंगे यहां से तो हो गया टी, ओके, और यहां से क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे एल का पावर एक्स है और यहां पे एल का पावर कितना है बताइए, एल का पावर, अच्छा यहां पे वाई लिखना था ना, वाई तो मैंने नहीं लिखा, तो यहां पे एल का पावर वाई और टी का पावर, मतलब क्या लिखूंगा, एल का पावर एक्स, उसके बाद एल का पावर वाई और टी का पावर -2y। ये हम लोग का पावर का रूल लगा दिए, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। अब आप देखोगे यहां पर कंपैरिजन करने के लिए, देखोगे यहां पर एल का पावर, मतलब एक स्टेप और लिखते हैं हम लोग, टी और इधर पर लिखते हैं जब व्हेन बेसिस आर इक्वल पावर्स आर एडेड, तो क्या लिखेंगे, एल एक्स प्लस वाई, और ऑब्वियसली यहां पर नेक्स्ट लिख सकते हैं -2y, राइट। अब यहां पर देखोगे राइट साइड में t का पावर -2y है, लेफ्ट साइड में t का पावर 1 है, तो मतलब क्या होगा, यहां से कंपेयर करने पर -2y = 1, और यहां से अपने पास आ जाएगा, देखोगे यहां से अगर देखें हम लोग, ठीक है, इस चीज में कि माइनस या y = यहां से निकल आएगा y = -1/2। चले y का वैल्यू तो निकल आया। अब देखोगे लेफ्ट साइड में l तो है ही नहीं, मतलब l का पावर 0, राइट साइड में l का वैल्यू x + y है, मतलब क्या निकला, x + y = क्या होगा, 0, या यहां से आप लिख सकते हो कि x = होगा -y, बट ऑलरेडी आपने क्या निकाल चुका है, y का वैल्यू निकाल दिया है। y का वैल्यू अगर इसमें रख दोगे तो आपके पास आ जाएगा x = ½
तो देखिए आपके पास x का वैल्यू निकल चुका है और आपके पास y का वैल्यू भी निकल चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारे पास y का वैल्यू निकाल चुके हो आप लोग -1/2, और x का वैल्यू भी आप यहां पर अभी अभी निकाले हो। तो हमारा मेन चैलेंज था कि x और y का वैल्यू ही निकालना है हम लोग को, तो हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब बस आपको फाइनल रिजल्ट कौन सा था, रिजल्ट ये था रिजल्ट। इस रिजल्ट में अगर x और y का वैल्यू रख दोगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब फॉर्मूला कैसे बनता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा हम लोग का फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास क्या था, t इज इक्वल टू के एल का पावर x जी का पावर y। क्योंकि हम लोगों ने x और y का वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है तो हम लोग अब इसको फाइनली लिख सकते हैं। जो रिजल्ट आया t विल बी इक्वल टू के तो निकाल ही सकते, हमारा लिमिटेशन कि हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते डायमेंशनली, इज इक्वल टू के एल का पावर x मतलब एल का पावर हाफ, जी का पावर y तो जी का पावर -हाफ। अब आपको पता है कि पावर कभी भी माइनस में जब होता है तो उसको नीचे ला सकते हैं हम लोग, तो बन जाएगा t इज इक्वल टू के। ओके, ये बन जाएगा l बाई जी का पूरे का पावर हाफ, जिससे हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप एक स्टेप आगे चलते हैं तो देखोगे ये बन जाएगा t इज इक्वल टू के, और पता है आपको पावर हाफ होने का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट l बाई जी। तो ये बन गया हमारा इसका इक्वेशन या रिलेशन, जो टाइम पीरियड लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में हम लोग ये रिलेशन को बता सकते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास आ गया डायमेंशन का एक बहुत अच्छा यूज। बस एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पर ये जो k है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, उसके बारे में बता नहीं सकते हम लोग। अब आप बोल सकते हो सर एक्चुअली k का वैल्यू होता क्या है और निकालते कैसे हैं। होता क्या है मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को, लेकिन निकालते कैसे हैं वो हमारा एकदम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। दैट इज ऑसिलेशन नाम का एक चैप्टर रहेगा, उसमें हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो मतलब हम लोग ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। तो ये हमारा इसका दूसरा यूज था। इसके बाद हम लोग इसका तीसरा यूज देखेंगे और उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे हम लोग। तो चलिए, बाय स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।